Hi, myself Dr. Manish, and I'm working in nephrology department, MDM hospital, and now I'll discuss on CKD disease. ये क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। CKD और उसके क्लासिकल लक्षणों को समझना और रोगियों को किन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना है, उन चीजों के बारे में अच्छे से समझेंगे और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या नहीं रखना है, उसके बारे में बात करेंगे। आज सभी का स्वागत है। हम सीकेडी की समझ और क्लासिकल लक्षणों पर चर्चा करेंगे। सीकेडी क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सीकेडी दुनिया भर में 11% वयस्क लोगों में होती है। भारत में ये थोड़ी सी ज्यादा है, करीब 15.7%। और ये एक क्रोनिक डिजीज है। इसमें धीरे धीरे गुर्दे जो होते हैं अपना कार्य क्षमता करना कम कर देते हैं। और केडी आईजीओ 2024 के अनुसार सीकेडी को किडनी की संरचना और कार्य में असमानताओं के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका प्रभाव अपने स्वास्थ्य पर पड़ता है, जो कम से कम 3 महीने तक मौजूद रहती है। उसी को अपन सीकेडी में इंक्लूड करते हैं। मोस्टली जो गुर्दे होते हैं वो धीरे धीरे क्षति होते हैं। उसके कुछ मार्कर्स होते हैं जो अपने को ध्यान रखने होते हैं कि इसमें मेनली क्या क्या होता है। जैसे एल्बुमिन जो होता है वो यूरिन के निकलना, मूत्र के अंदर झाग आना, ब्लड आना, और उसके इलेक्ट्रोलाइट्स में असमानताएं आना, और या पहले किसी की पेशेंट की किडनी में ट्रांसप्लांट हो रखा है या फिर ऑपरेशन हो रखा है जिसकी वजह से किडनी डैमेज हुआ है। साथ में जीएफआर जो होता है किडनी का वो कम हो जाता है। तो जो बिगड़ा हुआ गुर्दा होता है वो अपना समग्र स्वास्थ्य पर भरपूर प्रभाव डालता है। सीकेडी का निदान के लिए और सेवा प्रदाता जीएफआर की जांच के लिए रक्त परीक्षण और एल्बुमिन की जांच के लिए अपन मूत्र का परीक्षण करते हैं। एक बार सीकेडी का निदान हो जाने के बाद अगले क्या अपने को स्टेप रखने हैं वो अपन बता रहे हैं। 5 चरण में ध्यान रखना होता है। किडनी डिजीज 5 चरण में होती है। सीकेडी फर्स्ट चरण के अंदर जो जीएफआर होती है वो 90 से एबव होती है। और सेकंड चरण में ये जो होती है वो 60 to 89 के बीच में रहती है। और इसमें हल्का सा अपन कह सकते हैं कि किडनी काम करना कम हो गई है। सीकेडी का जो थर्ड पार्ट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, जिसके अंदर जो जीएफआर होता है वो 45 से 59 के बीच के रहता है, यानी कि वहाँ पे हल्की से मध्यम आकार की, हल्की से मध्यम रूप से ये काम करना कम कर देती है। थर्ड स्टेज का जो बी पार्ट होता है वो 30 से 44 के बीच में होता है, जिस जीएफआर, इसका मतलब वो मॉडरेट फंक्शन करना कम कर देती है। फोर्थ चरण के अंदर 15 to 29 के बीच में होता है, मतलब गंभीर रूप से किडनी काम कम करने शुरू हो जाती है। और लास्ट स्टेज जो होती है वो फिफ्थ होती है, जिसके अंदर जीएफआर 15 से कम हो जाती है। तो इस स्टेज में आते ही किडनी के डायलिसिस वगैरह और किडनी के ट्रांसप्लांट की सोचना होता है। सीकेडी के विभिन्न तरीकों को प्रकट करता है और लक्षणों को जल्दी पहचानना महत्वपूर्ण होता है, ताकि अपन उस बीमारी को और स्लो कर सकते हैं या वहाँ पे रोक सकते हैं। वो अपन रेगुलर चेकअप के लिए ही बता सकते हैं। सीकेडी में मोस्टली किन चीजों चीजों का महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। जैसे क्या क्या लक्षण हो सकते हैं पेशेंट्स के अंदर, जैसे थकान, सूजन, विशेष रूप से टखनों, पैरों में और हाथों में अनायासी दिखती है, मतलब अचानक से दिखती है, ऐसे कि नहीं है धीरे धीरे हुआ। द्रव प्रताड़ित यानी कि रिकवर्ट होती है, उसके अंदर अपन शरीर के अंदर सूजन आ जाती है। पेशाब में परिवर्तन हो जाता है, बार बार लगना, कम आना, ये उसका कलर चेंज होना, प्लस झागदार होना, या उसके अंदर ब्लड का आना, सांस लेने में दिक्कत, उल्टी और जी दौरा टाइप का रहना, भूख में कमी रहना, मांसपेशियों में ऐंठन रहना, त्वचा पे खुजली होना, शरीर का मतलब सफेद होना, मतलब हीमोग्लोबिन की धीरे धीरे कमी हो जाती है, क्योंकि कुछ हीमोग्लोबिन के जो पार्ट होते हैं जो बनाने के लिए वो किडनी के अंदर भी रिलीज होते हैं। कई कारक जो सीकेडी के लिए जोखिम को बढ़ाते हैं, जिसमें प्राथमिक कारण जो होता है वो होता है डायबिटीज और हाइपरटेंशन, जो रेगुलरली हाई रहने से गुर्दे को डैमेज करते हैं। और अपन ये भी ध्यान रखें कि गुर्दे की बीमारी के लिए उसकी फैमिली के अंदर कोई हिस्ट्री हो, कि भाई जिनके मम्मी पापा या फिर और रिलेटिव जो भाई बहन वगैरह होते हैं उसके अंदर भी।
तो वो भी इम्पोर्टेंट होता है। अगर उनको है तो नो डाउट अपने को थोड़ा प्रिकॉशंस रखना होता है उसके लिए। और साथ में स्मोकिंग वगैरह है वो भी नहीं करना होता है, वो भी इस पे इफेक्ट करता है। सीकेडी की प्रकृति को रोकने और धीमा करने के लिए महत्वपूर्ण जो अभी लक्षण बताए हैं उन पे ध्यान देना होता है। मोस्टली जो किडनी डिजीज है अपनी लक्षण रहित प्रकृति, सूजन, पेशाब में बदलाव, विशेष लक्षणों को प्रारंभिक में ही पता नहीं चलता है। स्थिति जीवन शैली में कारकों की वजह से होंगे, और सीकेडी की क्रमिक शुरुआत जो होती है वो धीरे धीरे होती है, लास्ट में जाके अपने को पता चलता है। इसलिए हर छोटी चीज को अपन को अच्छे से नोटिस करना होता है। और अपने को ये जो लक्षण बताए थे, भूख नहीं लगना, थकान रहना, पेशाब में झाग आना, पेशाब कम आना, उसका लाल हो जाना, उल्टी सीधे होना, भूख कम लगना, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना, इन सबको ध्यान में रखते हुए अपने को हर चीज टाइमली चेक करनी होती है। क्रोनिक किडनी डिजीज गंभीर जटिलताओं को जन्म देती है। हृदय रोग, एनीमिया, हड्डी रोग, विकार, उसके अंदर खनिज की कमी, इलेक्ट्रोलाइट्स, शरीर में डिहाइड्रेशन होना, और संक्रमण जो होते हैं वो, और नींद कम आना। क्रॉनिक डिजीज जो होती है सीकेडी, उसके प्रबंधन और जटिलताओं को, जोखिम को कम करने के लिए कुछ शुरुआती कदम अपन को उठाने होते हैं। जैसे अपन को नियमित निगरानी रखनी है कि पेशेंट का जीएफआर कितना है, उसके अंदर एल्यूमिन कितना है, उसका हीमोग्लोबिन कितना रहता है, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे रहते हैं। उसके अंदर अपन ने पढ़ी थी स्टेज कैसे होती है जीएफआर की, उसके अनुसार अपने को उसका फॉलोअप लेना होता है। दूसरा अपन ने बताया था कि जिसके अंदर डायबिटीज होती है या हाइपरटेंशन रहता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। टाइमली शुगर का चेक करना होता है, फास्टिंग क्या रहता है, और BP2 क्या रहता है। अ, और आपका जो हाइपरटेंशन होता है उसको भी अपन 140 से बिलो रखना होता है। इसमें जो एजेंट होते हैं अपने एंटी हाइपरटेंसिव या एंटी डायबिटिक्स, वो अपने को रेगुलर लेने हैं। साथ में अपने एनीमिया को और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी ध्यान रखना होता है। एनीमिया हो रहा है तो मोस्टली इरिथ्रोपोइटिन नाम का एक एजेंट होता है जो अपने किडनी के अंदर बनता है, और वो अपने हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में हेल्प करता है। किडनी डैमेज हुई तो इरिथ्रोपोइटिन कम बनेगा, इरिथ्रोपोइटिन कम बनेगा तो खून की कमी होगी, क्योंकि वो आगे हीमोग्लोबिन नहीं बनने देता। तो इसलिए अपन साथ में इरिथ्रोपोइटिन एजेंट जो होते हैं बढ़ाने वाले, वो आयरन और अपने खाने पीने का जो शेड्यूल है या क्या खाना है उस पर ध्यान देना होता है। और साथ में अपने को हड्डियों के लवणों की कमी भी आ जाती है इसके अंदर, जिसको इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, उस पर भी ध्यान देना है। विटामिन डी की खुराक लेनी है, कैल्शियम लेना है, फॉस्फेट बाइंडर्स लेने होते हैं। जीवन शैली में मोस्टली नियमित व्यायाम करना होता है, धूम्रपान बंद कर देना होता है, संतुलित आहार लेके अपने आप को फिट रखना होता है। रोगी के अंदर जो शिक्षण होता है उसको भी अपन जानकारी दें कि भाई आपको इस चीज का ध्यान रखना है, इसका ध्यान नहीं रखना है, क्या खाना है। सीकेडी का निदान होने के कम से कम सालाना ईजीएफआर और एल्बुमिन की निगरानी रखनी होती है, या जो लेट स्टेज होते हैं उनको कम से कम साल में 3 से 4 बार जांचें करवानी होती है। मोस्टली जो देखने में आता है कि क्या क्या अपन ध्यान रख सकते हैं, उनको ध्यान रखना होता है। जैसे रोग के बढ़ने की शीघ्र पता लगाना, मतलब रोग की शुरुआत हो रही है तो अपने को जल्दी से पता चल जाए, इसके लिए अपन नियमित रूप से जांच के रोग को बढ़ने की शीघ्रता पता लगा सकते हैं। जैसे अपन के अंदर हाइपरटेंशन या शुगर है तो उसको अर्ली स्टेज में ही अपन कंट्रोल कर लें। ऐसा नहीं है कि भाई अपन सोच रहे हैं कभी इतनी शुगर है तो अभी इसमें मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं है, मेरे को कोई पता नहीं चल रहा है कि मेरे शरीर के अंदर शुगर ज्यादा है, मेरा BP ज्यादा रह रहा है, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो ये चीजें इग्नोर करनी है। आपका BP अगर हाई है तो आपको उसके लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लेनी पड़ेगी, और शुगर ज्यादा है तो अपने को OHA जो होते हैं, ओरल हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट जो होते हैं, वो लेने पड़ेंगे, और अपन शुगर और को कम करेंगे। मोस्टली जो देखने में आता है कि जो जटिलताएं आ जाती है या कॉम्प्लिकेशंस जो आते हैं उनको भी कम करना होता है। जैसे सूजन आ रही है, पेशाब के अंदर झाग आ रहे हैं, थकान ज्यादा आ रही है, शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी आ गई है, एनीमिया की कमी हो रही, सॉरी एनीमिया हो गया है। तो अगर ये चीजें अपने को टाइमली पता चल जाएगा रेगुलर फॉलोअप में या इन्वेस्टिगेशन से,
तो अपन उसको बढ़ने से रोक सकते हैं और अपनी जो बीमारी है उसको एक स्टेज तक सीमित रख सकते हैं, ताकि वो बीमारी और आगे नहीं बढ़े। दूसरा होता है कि जैसे अपने के उपचार योजनाओं का समायोजन, जैसे उच्च रक्तचाप जो होता है उसको मूत्र में प्रोटीन आना, गुर्दे के अंदर घटती कार्य प्रणाली, इन लक्षणों के लिए दवा और जीवन शैली को अपन एडजस्ट करके और उनको लेके अपने जो क्रोनिक डिजीज है उसको अपन रोक सकते हैं एक स्टेज तक। फिर आता है जीवन की गुणवत्ता के अनुसार, गुणवत्ता में सुधार करना होता है कि भाई अपने को क्या खाना है, कैसे रहना है। बट चूंकि ये मान लो कि किसी की एंड स्टेज तक पहुंच रही है, तो फिर अपन लास्ट के अंदर बढ़ने की जो रफ्तार होती है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फिफ्थ स्टेज या फोर्थ स्टेज में आ जाता है तो अपन वो किडनी के अंदर डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। एक लिमिट तक डायलिसिस जो वीकली या जो भी पेशेंट की कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। लास्टली अपन ये कहते हैं कि भाई अब डायलिसिस से भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलती है, तो फिर अपन लास्ट सोचते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन की तरफ। तो एक एंड स्टेज होती है। तो इससे पहले अपने को जो मोस्टली ध्यान रखनी होती थी कि अपना रहन सहन क्या है, अपना व्यायाम कैसा है, अपना खान पीन कैसा है, वो रेगुलर करें। प्लस अपने शरीर के अंदर थकान, सूजन और पेशाब की फ्रीक्वेंसी में चेंजेज आना, पेशाब में खून आना, इन चीजों का मोस्टली ध्यान रखें और जो किडनी डिजीज है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मोस्टली अंत में नियमित लक्षण जांच, सीकेडी प्रबंध के शीघ्र पता लगाने और जटिलताओं को रोकने और उपचार को अंकुलित करके और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और रोगियों को सशक्त बनाने और भविष्य की देखभाल की जरूरत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अपन निभानी चाहिए। और अपने को इन चीज़ों में पेशेंट की हेल्थ और उसकी स्वास्थ्य को भी ध्यान रखना है, खुद की भी ध्यान रखना है। अपनी फैमिली हिस्ट्री है तो उसको डॉक्टर को जरूर बताएं कि हमारी फैमिली के अंदर ऑलरेडी ऐसा है। तो मोस्टली लास्टली अगर ये कहें कि मोस्टली किस चीज़ का ध्यान रखना होता है, आपके मोस्टली जो लक्षण जो होते हैं वो थकान के, सूजन के, पेशाब में परिवर्तन, सांस में दिक्कत, उल्टी, झील और पैरों में ऐंठन होना, त्वचा पे खुजली होना, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। साथ में आपको अगर डायबिटीज है, शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो भी अपन इसमें इंक्लूड करके रखें और उसका भी विशेष तौर से ध्यान रखें। थैंक यू।